हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 12 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में, उसका इंग्लिश पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। डिस्पाइट हिज extensive knowledge, he has no real insight dash how human emotions work under extreme stress. On, with, into, over। देखो यहाँ लिखा है इनसाइट। इनसाइट के साथ हम कौन कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हैं? इनसाइड के साथ दो वर्ड यूज़ हो सकते हैं, एक तो होता है इनटू और एक होता है ऑन। अब हम इन दोनों के मीनिंग्स देख लेते हैं। इनसाइड इनटू का क्या मतलब होता है? इनसाइड इनटू का मतलब होता है टू डिस्क्राइब डीप अंडरस्टैंडिंग। टू डिस्क्राइब डीप अंडरस्टैंडिंग। एंड इनसाइड ऑन यूज्ड फॉर एडवाइस, फीडबैक और व्यूज़। इनसाइड इनटू क्यों यूज़ होता है? इनसाइड ऑन क्यों यूज़ होता है? यूज फॉर एडवाइस, फीडबैक और व्यूज़। देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ही हैज़ नो रियल इंसाइट इनटू, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। हाउ ह्यूमन इमोशंस वर्क अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस। तो हमारा आंसर क्या हो गया? इनटू। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence. My friend Sita has impeccable manners। तो impeccable का क्या मतलब होता है? पहले तो वो देख लेते हैं। impeccable का मतलब होता है परफेक्ट, विदाउट एनी फॉल्ट। विदाउट एनी फॉल्ट। तो हमारे को इसका बताना है एंटोनिम। तो इसका मतलब ऐसा जो इम्परफेक्ट हो, उसके अंदर फॉल्ट ही फॉल्ट हो। तो देखो अनब्लेमिस्ड, यहाँ पे सबके मीनिंग्स लिख लेते हैं। अनब्लेमिस्ड का क्या मतलब होता है? परफेक्ट और प्योर। तो ये सिनोनिम हो गया, परफेक्ट और प्योर। इमैक्यूलेट, इमैक्यूलेट का क्या मतलब होता है? परफेक्टली क्लीन। सीमलेस, जो बिल्कुल स्मूथली चले, स्मूथ और विदाउट इंटरप्शन। इम्परफेक्ट, यहाँ पे साफ वर्ड ही दे दिया इम्परफेक्ट। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इम्पैकेबल का सिनोनिम तो ये तीनों हो गए, सिनोनिम और एंटोनिम हो गया इम्परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। देखो आपको मोस्ट प्रोबेबली कल ही एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने कंबाइन किया है ईडियम्स, फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब। इन तीनों की एक कंबाइन वीडियो बना रही हूँ, वो भी 2 पार्ट में होगी। सितंबर में जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी आपको मोस्ट प्रोबेबली कल तक मिल जाएगी वो वीडियो। चलो आते हैं। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। इसका क्या मतलब है? अवॉइड मेकिंग अजम्पशन अबाउट फ्यूचर, फोकस ऑन स्मॉल गोल्स बिफोर एमिंग हायर, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर गारंटीज रिजल्ट, प्रिपेयर इन एडवांस फॉर बेटर रिजल्ट। देखो क्या लिखा है? डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। मतलब आपको फ्यूचर की प्लानिंग अभी से नहीं करनी है, या फ्यूचर का एम अभी से नहीं करना है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अवॉइड मेकिंग अजम्पशंस अबाउट फ्यूचर। तो डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द हैच का परफेक्टली मीनिंग क्या होता है? डोंट अज्यूम दैट समथिंग विल हैपन और सक्सीड बिफोर इट एक्चुअली डज। मतलब आपको पहले से कुछ भी एज्यूम नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4, select the correct spelling of the incorrectly spelled word in the given sentence. He gave a detailed recommendations for the new policy। देखो ये रिकमेंडेशन ही है। सबसे पहले जब भी एक ही वर्ड की बहुत सारे ऑप्शन है ना, आपको ऑप्शन नहीं देखना है। सबसे पहले अपने अपने हिसाब से उसको प्रोनाउंस करके उसकी स्पेलिंग देखनी है। देखो रिकमेंडेशन, अगर आप स्पेलिंग देखोगे ना तो आपके दिमाग में सारी स्पेलिंग घूम जाएंगी और आपके दिमाग में जो अपनी सही स्पेलिंग होगी वो भी निकल जाएगी। तो सबसे पहले अपनी स्पेलिंग देखो क्या बन रही है,
फिर वो ऑप्शन में देख लो कहाँ है, RECOMMEN। देखो इसमें एक एम है, इसमें एक एम है, इसमें डबल एम है, पर डबल BC है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही वर्क डैश फॉर हिज सक्सेस। ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब वैसे भी हम यहाँ पे है, देखो ही वर्कड हार्ड। क्यों? देखो जो हार्डेस्ट है ना वो है सुपरलेटिव डिग्री। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? कंपेयरिंग ऑफ थ्री और मोर पीपल और थिंग। सुपरलेटिव डिग्री होती है कंपेयरिंग थ्री और मोर पीपल और थिंग। ठीक है, ऐसी जो ये हार्डर ये है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है कंपेयरिंग टू पीपल और थिंग्स। ठीक है, हार्डली नहीं आएगा तो आंसर क्या हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, हार्ड। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका क्या मतलब है कि आप अपना सारा मतलब डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब है आपको अपना सारा पैसा या कुछ भी मान लो वो एक ही चीज़ में नहीं लगाना चाहिए। तो अवॉइड मल्टीटास्किंग टू अचीव बेटर रिजल्ट्स, डाइवर्सिफाई योर रिस्क टू अवॉइड कंप्लीट लॉस, सेव योर रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर यूज, सिंप्लिसिटी लीड्स टू बेटर डिसीजन। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि अलग अलग जगह लगाएंगे ना तो कंप्लीट लॉस भी नहीं होगा, और एक जगह लगाने से तो सारा लॉस में ही बदल जाएगा। इसलिए डाइवर्सिफाई योर रिस्क टू अवॉइड कंप्लीट लॉस। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, select the most appropriate option to fill in the blanks. Each of the players dash awarded a trophy। देखो जब भी each word यूज हो जाए ना, each of the कुछ भी, each of the players, बट यहाँ पे जो हमारा वर्ब आएगी each के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, तो each of the player was awarded a trophy, क्योंकि each यहाँ पे प्लूरल लिखा हो चाहे सिंगुलर लिखा हो, बट आपकी वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स। इफ नो आर्टिकल इज नीडेड, सिलेक्ट नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। द नंबर एंड प्रोपोर्शन ऑफ पीपल एज्ड 60 ईयर्स एंड ओल्डर इन डैश पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। देखो जब भी आर्टिकल की बात हो रही है ना तो AN और द किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आता है। जो N आता है ना वो आपको पता होगा, वोवल AEIO और U, ये स्टार्ट हो इनसे ज़रूरी नहीं है उन्हीं के आगे आता है। जिनकी साउंड वोवल की हो उनके आगे आता है। देखो जैसे हम वर्ड बोलते हैं यूनिवर्सिटी, तो वो स्टार्ट तो यू से हो रहा है बट इसमें साउंड क्या आ रही है? य की, इसलिए इसके आगे ए आता है। और देखो एक एग्जांपल है RHOUR, स्टार्ट H से हो रहा है बट इसकी साउंड क्या हो रही है? R, तो आ, इसलिए हम इसके आगे लगाते हैं N। ठीक है, समझ में आया? तो पॉपुलेशन, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? और एक और बात देखो, ये लिखा है पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, तो पॉपुलेशन 60 ईयर्स ऑफ एज के जो पर्सन है या उनसे बड़े हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इसलिए हम यहाँ पे ए ना लगाते हुए दा लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलर 60 ईयर्स एंड ओल्डर की पॉपुलेशन बता दी है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज। देखो जो ज़्यादा दिनों तक यूज़ नहीं हो रही है, मतलब अब यूज़ में नहीं आ रही। पहले हम इनकी मीनिंग देख लेते हैं। वेस्ट का क्या मतलब होता है? अनवांटेड। अब उसकी कोई जो नीड ही नहीं है, अनवांटेड, जो बेकार हो चुकी है। न्यू, जो अभी करंट में यूज़ हो रही है, करंट और इन यूज़। ऑब्सल्यूट, जो बेकार हो चुकी है, आउटडेटेड है, नो लॉन्गर इन यूज़। हेल्ड, जो अभी चल रही है। केप्ट और पोसेस्ड।
तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑब्सल्यूट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नो लॉन्गर इन यूज और आउटडेटेड। क्वेश्चन नंबर 10, सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो while the first and the last sentence S1 and S6 are correct in order. The sentence in between are jumbled up. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. S1 क्या है? Yes, a miracle can be photographed. P, that is hallucination. देखो P से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता कुछ, ये that वो hallucination है, तो P से जो स्टार्ट है उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं एक। Q, anything reflected by the lens of human eye will naturally be picked up. Be photographic lens. Sometimes, however, a person imagines he is seeing something but actually he is not. देखो समटाइम्स हाउएवर, आर से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता। अच्छा आर से तो स्टार्ट है भी नहीं। क्यू से स्टार्ट है या एस से? देखो एस पढ़ लेते हैं क्या है। द इमेज ऑफ कोर्स विल बी हेजी एंड सिमरिंग बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द इमेज, कौन सी इमेज वो भी नहीं पता, इसलिए एस से भी स्टार्ट नहीं होगा। अब क्यू से स्टार्ट होगा, देख लेते हैं क्यू के बाद एस आएगा या आर आएगा। देखो द इमेज ऑफ कोर्स विल बी हेजी एंड सिमरिंग बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। S6 क्या है? दैट काइंड ऑफ मिरेज ऑब्वियसली कैन नॉट बी फोटोग्राफ्ड। कौन सी काइंड? देखो क्या लिखा है, येस अ मिरेज कैन बी फोटोग्राफ्ड। एनीथिंग रिफ्लेक्टेड बाय द लेंस ऑफ ह्यूमन आई विल नेचुरली बी पिक्ड अप। बी फोटोग्राफिक लेंस, जो भी हम आई से देखते हैं वो फोटोग्राफिक लेंस में जा सकता है। द इमेज ऑफ कोर्स विल बी हेजी एंड सिमरिंग बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्टेड हो रही है वो हेजी होगी, सिमरिंग होगी, क्यों? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्यू के बाद आएगा एस, एस के बाद आएगा हमारा आर। समटाइम्स हाउएवर अ पर्सन इमेजिन्स ही इज सीइंग समथिंग बट एक्चुअली ही इज नॉट। देन जो वो सी कर रहा है, अ पर्सन इमेजिन्स ही इज सीइंग समथिंग बट ही एक्चुअली ही इज नॉट, दैट इज हेलुसिनेशन। देखो क्यू आर के बाद पी, ये तो पक्का ही आएगा है ना। तो समझ में आ गया क्या बना है हमारा? क्यू एस आर एन पी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन sentence and select the option that rectifies it. Many metals that react to the vacuum which electron beam requires for the generation of intense heat cannot be welded properly. देखो वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है? VACWM। यहाँ पे डबल सी नहीं आता। आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। डैश सडन चेंज इन वेदर कॉज डैश अनएक्सपेक्टेड डिले इन द फ्लाइट। कैसा चेंज? अ सडन चेंज इन वेदर कॉज्ड अनएक्सपेक्टेड। तो कैसे अब साउंड आ रही है? अन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? एन। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए और एन। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। इट इज़ नॉन फॉर इट्स elaborate traditional dancing. Bali is the capital of Indonesia. The dancing is inspired by its Hindi beliefs. To watch this dancing is a breathtaking experience. देखो सबसे पहले बाली के बारे में बताया और फिर उसके बारे में इलेबोरेट किया ना उसकी डांसिंग के, और देखेंगे तो अच्छा लगेगा। और वो ट्रेडिशनल डांसिंग। तो हमारा स्टार्ट किससे होगा? बी से। डी से नहीं होगा, ए से नहीं होगा, बी के बाद ए तो आएगा ही। देखो दोनों में बी के बाद ए आएगा। बाली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। इट इज़ नॉन फॉर इट्स इलेबोरेट ट्रेडिशनल डांसिंग। अब डांसिंग इज इंस्पायर्ड बाय इट्स हिंदी बिलीव्स। टू वॉच दिस डांसिंग इज़ अ ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, ए, सी एंड डी, क्योंकि सी के बाद ही डी फिट बेटर है। आंसर क्या हो गया? बी, ए, सी, डी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, select the most appropriate synonym of the given word. ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन का क्या मतलब होता है? एक्सट्रीमली सीवियर, हार्श और क्रूअल। एक्सट्रीमली सीवियर, हार्श और
क्रूअल। इसका हमारे को चाहिए सिनोनिम। पहले इनकी मीनिंग्स देख लेते हैं क्या है। लीनियंट, लीनियंट का क्या मतलब होता है? फॉरगिव, नॉट स्ट्रिक्ट, फॉरगिविंग और नॉट स्ट्रिक्ट। क्लीमेंट, क्लीमेंट का मतलब होता है माइल्ड, मर्सीफुल और मर्सीफुल। बेनिग्नेंट, काइंड और जेंटल, काइंड और जेंटल। विशियस, विशियस का क्या मतलब होता है? क्रूअल, हार्श। तुम्हारा आंसर क्या हो गया? सिनोनिम पूछा है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर 4 डी इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों एंटोनिम है। Question number 15. Select the most appropriate one-word substitution for the group of words given in the bracket to fill in the blanks. Sita has a high knowledge of music, which she has acquired from her grandmother, who was a renowned musician. So her father calls her a and dash a person with a good knowledge of music. A person with good knowledge of music. इसके लिए हम क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करेंगे? मेस्ट्रो, इनकम्पिटेंट, अमेट्योर या बिगनर। बिगनर वो होता है जो अभी अभी स्टार्ट कर रहा है और उसको हाई नॉलेज है, तो ये होगा नहीं। अमेट्योर, इस अमेट्योर का मतलब होता है समथिंग डन फॉर प्लेजर। मैं यहाँ लिख देती हूँ, समथिंग डन फॉर प्लेजर। वो तो रिनाउड म्यूजिशियन है, इसलिए ये भी नहीं होगा। मतलब ये तो उसकी दादी है बट उसको भी अच्छी नॉलेज है, तो ये भी नहीं होगा। इनकम्पिटेंट, जो कैपेबल ही नहीं है, जिसके पास स्किल ही नहीं है। लैकिंग स्किल्स और एबिलिटी, लैकिंग स्किल्स और एबिलिटी। मेस्ट्रो, एन एक्सपर्ट और मास्टर इन म्यूजिक, एन एक्सपर्ट और मास्टर इन म्यूजिक। तुम्हारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अ पर्सन विद अ गुड नॉलेज ऑफ म्यूजिक इज मेस्ट्रो। अब हमारा आता है कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हाट बेस्ट समराइज द पैसेज? क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज? क्वेश्चन नंबर 19, which real world issue best parallels the concern raised in the passage? Question number 20. Select the most appropriate antonym of the word marginalizing as used in the given segment. The techno-bureaucratic reliance risk marginalize outliners, those whose experience fall outside normative data set. यहाँ पे marginalized का मतलब पूछा है, मतलब एंटोनिम, सॉरी एंटोनिम पूछा है। सबसे पहले हम अपना कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेते हैं, पैसेज पढ़ लेते हैं हम। इन द एज ऑफ एल्गोरिथमिक डिसीजन मेकिंग, प्रेडिक्टिव गवर्नेंस हैज़ इमर्ज्ड एज अ डोमिनेंट पैराडिज्म फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. Governments are increasingly deploying data-driven models to preempt criminal activities, optimizing urban planning and forecast economic volatility. While ostensibly rational, this model introduces a paradox. The more predictive power a system accumulates, the more it flattens human agency into statistical probability. The future becomes not an open horizon but a quantifiable extension of past behavior. This techno-bureaucratic reliance risks marginalizing outliners, those whose experience fall outside normative data sets, and institutionalizing bias under the guise of objectivity. Moreover, the ethical oversight of such systems lags far behind their deployment, creating a governance vacuum wherein accountability is outsourced to opaque algorithms. देखो, अगर आपको क्वेश्चन में वैक्यूम की करेक्ट स्पेलिंग पूछी थी, अगर आपको वहाँ पे नहीं भी आ रही थी तो आप यहाँ पे पैराग्राफ पे आते तो आपको यहाँ पे वैक्यूम की स्पेलिंग दिख जाती. In prioritizing efficiency and oversight, predictive governance often bypasses deliberately democracy, weakening participatory channels in favor of streamlined outcomes.
citizens are recast as data points, their individual complexity is reduced to pattern in a machine readable format. This mechanistic interpretation of society may inadvertently erode trust in institutions that no longer appear responsive but merely anticipatory. Therefore, the question is not only whether predictive system functions but also for whom they function and who is excluded by their logic. A governance structure that projects authority through predictions must be tempered by transparent frameworks, ethical scrutiny, and above all, a reaffirmation of the human conditions as more than a predictable variable. Question क्या है? Question number 16. Best summarize the passage. Predictive governance enhance citizen engaging through efficiency data system. Algorithm have no place in governance due to their inherent inequalities. While predictive governance improve foresight, it risks diminishing human agency and democratic process. Predictive models have revolutionized public administration with minimum drawbacks. तो हमारा आंसर क्या है? देखो, प्रिडिक्टिव गवर्नेंस फोरसाइट इंप्रूव कर रही है बट रिस्क डिमिनिशेस ह्यूमन एजेंसी एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस. जो पैराग्राफ है उसमें ये इसी की बात हो रही है. तुम्हारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. Question number 17. Central theme of the passage: the superiority of algorithmic decision making in policy, the ethical and democratic implications of data driven governance, a future of AI in economics, the technical limitation of predictive models. तो इसका आंसर ethical and democratic implications of data driven governance, option number 2 is the correct answer. Question number 18. Best describe the structure of the passage: case study, rebuttal, policy proposal. Any anecdote, research findings, political critics, concept introduction, benefit, risk, philosophical reflection, problem, historical context, ये solution. तो हमारा आंसर हो गया, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके बेनिफिट बताया, रिस्क, देन फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन. यही हुआ है ना. देखो, सबसे पहले तो हमारे को कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दी थी. इन द एज ऑफ एल्गोरिथम डिसीजन मेकिंग predictive governance has emerged a dominant paradigm stage. यस, यही सही आंसर होगा. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19. Which real world issue best parallels the concern raised in the passage? The automation of social welfare decision via predictive analytics, judicial delays in underfunded rural courts, international trade agreement excluding local voices, the privatization of education in developing countries. रियल वर्ल्ड का कौन सा सेम इशू रेस कर रहा है? द ऑटोमेशन ऑफ सोशल वेलफेयर डिसीजन वाया. यस, फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. द ऑटोमेशन ऑफ सोशल वेलफेयर डिसीजन वाया प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स. क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन. एंटोनिम पूछा है मार्शलाइजिंग का. मार्शलाइजिंग का मतलब देख लेते हैं क्या होता है. ट्रीटिंग समवन एज अनइम्पोर्टेंट. मार्जिनल कर देना. मार्जिन मतलब हाशिए पे पहुंचा देना. तो ट्रीटिंग समवन एज अनइम्पोर्टेंट. ट्रीटिंग समवन एज अनइम्पोर्टेंट. अब मीनिंग्स देख लेते हैं. इंटीग्रेटिंग, इग्नोरिंग, आइसोलेटिंग या सप्रेसिंग. एंटोनिम पूछा है. देखो, इग्नोरिंग का मतलब भी होता है किसी को इग्नोर कर देना, तो ये भी सिनोनिम होगा. इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है पार्ट ऑफ द मेन ग्रुप. समवन एज अ पार्ट ऑफ द मेन ग्रुप. समवन एज अ पार्ट of the main group. आइसोलेटिंग इग्नोर करना होता है. सप्रेसिंग, सप्रेसिंग के भी हम अनइम्पोर्टेंट, इग्नोर यही वर्ड यूज़ करेंगे. तो हमारा आंसर क्या हो गया? इंटीग्रेटिंग.
ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।